नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसकी आशंका तो मुझे पहले से थी और जिस बात को लेकर के हमने कई बार संदेह जताया भी था अपने कार्यक्रम में, आखिर में वही बात सच सामने आने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और ये 4 मई की संध्या से ही ये करामात शुरू हो गया था। अगर 4 मई को बंगाल में रिजल्ट उनके हिसाब से आ गया होता तो शायद ये अलर्ट होता नहीं, लेकिन बंगाल और आसाम दोनों की हार के बाद मैं तो पूरी तरह से मुतमईन था कि कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग होगी और आईएसआई अब शांति से नहीं बैठेगा। देश भर में जो उनके स्लीपर सेल हैं, उनके जो हैंडलर हैं, वो एक्टिव होंगे और उनको कवर फायर सीआईए की तरफ से मिल रहा है। तो किसी भी घटना को आप छोटा करके मत समझिए, उसे छोटा मत आंकिए, बड़ी घटना है। नहीं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को रात 10 बजे उनके गृह टाउन में उनके गाड़ी को ओवरटेक करके पॉइंट ब्लैंक दूरी से गोली मार दे, और वो भी ऐसे पिस्टल से जो देसी कट्टा नहीं है, वो देसी पिस्टल नहीं है, ऑस्ट्रियन पिस्टल से जो एक साथ कई राउंड गोली फायर कर सकती है बिना फंसे। देसी कट्टा तो आप एक बार जब गोली चलाना शुरू करते हैं तो कई बार फंस भी जाता है, लेकिन ऑस्ट्रियन पिस्टल फंसता नहीं है और एक साथ वो 5-6 गोली एक साथ वो फायर कर देता है। ऐसे पिस्टल से वॉर किया गया और उसी दिन मैंने संदेह जताया था कि यह मामला छोटा नहीं है, इसलिए खुफिया एजेंसी को चाक चौबंद रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और केवल एक घटना नहीं थी कि उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी की हत्या हो गई, कुछ जगहों से ऐसे धारदार हथियार मिले जो संख्या में तो 12 थे, तलवार जिसको कहते हैं, लेकिन और भी संख्या हो सकती है। 12 तलवारों की तस्वीर पब्लिक डोमेन में आई, आपने हमने सबने देखा। और इसके अलावा नांदेड़ में एक बहुत बड़ी छापेमारी की जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नांदेड़ वो इलाका है जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरा इलाका, नांदेड़ वैसे प्रचलित है एक खास चीज के लिए, वहां प्रकाश पर्व बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से आजकल पॉपुलर हो रहा है। सिख के वन ऑफ द गुरु वहां पर उनकी एक पवित्र स्थली है और वहां लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में दुनिया भर के सिख नांदेड़ जाते हैं। इसके अलावा नांदेड़ में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसकी भी जानकारी खुफिया एजेंसी की है। ये बात मैं महाराष्ट्र की कर रहा हूं। अब वो सिर्फ रेड कॉरिडोर जो होता था, जिस रेड कॉरिडोर में 143 डिस्ट्रिक्ट होते थे, आंध्र प्रदेश से होता हुआ झारखंड और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वी इलाका जो उत्तर प्रदेश का है वो, और फिर आंध्र प्रदेश से होता हुआ वो महाराष्ट्र, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़, ये चंद्रपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, और आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, एक स्टेट छूट गया छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और शुरुआत महाराष्ट्र, ये पूरा जो रेड कॉरिडोर है, ये 143 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब वहां पर लगभग नक्सल खत्म हो चुका है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उसके बाद बड़ी संख्या में लगभग 70
75 माओवादियों ने, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। और ये मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी सफलता थी। जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर या ये जो नांदेड़ वाला इलाका है, ये नांदेड़ वहां से हालांकि काफी दूर है, लेकिन गढ़चिरौली और चंद्रपुर तो आप समझिए कि केंद्र हुआ करता था नक्सलियों का। और फिर वहां से ये आंध्रा होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाता था। वो जो कोसांबी वाला इलाका है उस इलाके तक, और वहां से फिर नेपाल को टच करता था, और ये नेपाल से सूत्र चलता था और ये महाराष्ट्र तक पहुंचता था। ये पूरा तंत्र चल रहा था जिसमें नक्सलियों को खाद पानी दिया जा रहा था, आज से नहीं लगभग 40 वर्षों से। 40 वर्ष से भी अधिक आप मान लें उसको, 50 वर्ष तो निश्चित रूप से हो गए होंगे, क्योंकि मजुमदार का जो आंदोलन था वो बिहार के पूर्वांचल से शुरू हुआ था। तो अगर उस सबको जोड़ लें तो कम से कम 50 साल से ये सारा कारोबार चल रहा था और नक्सलियों को खाद पानी मिल रहा था। और ये नक्सली को खाद पानी कौन दे रहा था? आप और हम गलतफहमी में हैं। ये पूरा का पूरा सीआईए का प्लांट था। इन्हें विदेशी रसद मिलता था, खुराक मिलता था, हथियार मिलता था, पैसा मिलता था। ये गांव के गांव लोगों को जबरन नक्सली बनाते थे। छोटी छोटी बच्चियों को ये किडनैप करके ले जाते थे, बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे, उनको ट्रेन करते थे, और उनको ट्रेन करने के बाद अपनी मिलिट्री में जो उनका जो अपना मिलिशिया होता था उसमें शामिल करते थे। कई लड़कियों के साथ एब्यूज करते थे, सेक्सुअल एब्यूज करता था ये पूरा गिरोह। और इस तरह से खौफ के साए में गांव का गांव जीता था, बस्ती की बस्ती जीती थी। अब बहुत सारे जंगल के इलाके में जो गांव थे, उन ग्रामीण इलाकों में तो समझिए आधिपत्य था इन लोगों का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के ट्रैक पूरी तरह से कॉम्बैट जो चल रहा है केंद्र सरकार का, उसने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और अब इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं नक्सलियों की, ऑलमोस्ट नक्सली समूल नष्ट हो चुके हैं। और उसी में से एक कड़ी थी जो महाराष्ट्र में 70 की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अब मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिर्फ नक्सली का खेल नहीं था। नक्सलियों को रसद पानी मुहैया कराने का काम एक धार्मिक उन्मादी संगठन पूरी तरह से सीमा पार से कर रहा था कि एक तरफ तो इधर नक्सलियों को उबालो और दूसरी तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप है उसको उभार दो, उसको खड़ा करो, उसका स्लीपर सेल तैयार करो। और ये लोग बहुत एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। एक कोऑर्डिनेशन पर तो हमला हो चुका है, लेकिन इन दोनों का, इसीलिए आप देखेंगे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो माओवादी हैं, वो लेनिनिस्ट हैं, वो मार्क्सवादी हैं, वो मार्क्सवादी लेनिनिस्ट हैं। एमएल के से भी उनका बड़ा अच्छा संबंध है, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, और वो कम्युनिस्ट भी हैं। और इसीलिए ये खेल चलता है। वो खाली चंद्रपुर और गढ़चिरौली का इलाका नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, इसका इलाका नहीं, ये इलाका पूरा पहुंचता है भारत राष्ट्रीय राजधानी के एक विश्वविद्यालय में। वहां बौद्धिक जामा पहनाया जाता है। और एक विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में, वहां भी बौद्धिक जामा पहनाया जाता है। और अब तो विश्वविद्यालयों में जो बौद्धिक जामा पहनाने वाला ग्रुप है वो भी बिल्कुल, उसकी भी संख्या नगण्य रह गई है। लेकिन बौद्धिक जामा उनका पहनाने का धंधा चल रहा है। कट्टर इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों का गठजोड़, और जो हिंसक कम्युनिस्ट है, विचारधारा तो ऊपर से जामा पहनाता है, हिंसक गठजोड़ जो है वो बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी जरूर है, दूसरे पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन तीसरा अभी काम कर रहा है, मौलाना मुनीर का और सीआईए का। ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे दुश्मन भी नहीं हो सकते। उनकी मजबूरी है कि हमसे दुश्मनी भी उनको नाक बार गुजरेगी,
और हमसे दोस्ती भी नागवार गुजरेगी। क्यों? हेनरी किसिंजर कहते थे, अमेरिका के दोस्त दुश्मन तो दुश्मन हैं ही, दोस्त को भी जरा संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त से अधिक दुश्मनी निभाते हैं अमेरिकन। तो दुश्मन तो खतरनाक है ही, दोस्त भी खतरनाक है अमेरिका के लिए। तो भारत ना तो अमेरिका का दोस्त हो सकता है, ना दुश्मन हो सकता है। भारत को अपने टैक्टिकल अलायंस के साथ आगे बढ़ना होता है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको तब पूरा मामला समझ में आएगा कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है क्यों।